वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं इंडियन पॉलिटी की लेक्चर सीरीज। किस चीज के अंदर? जीटी के अंदर। जीटी की जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है उसके अंदर इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है। ऑलराइट, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या कवर कर चुके हैं। हम कवर कर चुके हैं हमारे जो पार्ट 1 के अंदर यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज आती है वो हमने कवर कर लिया है। एक बार बता देता हूं मैं, पार्ट 1 के अंदर आती है हमारी क्या? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, फिर हमारा आता है कहां? आर्टिकल नंबर कौन सा है? आर्टिकल नंबर इसका 1 से लेके 4 तक, यानी कि 1 से 4 जो हमारा आर्टिकल नंबर है वो किसका है? वो हमारा पार्ट 1 का, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 भी हम कवर कर चुके हैं, वो है सिटीजनशिप का। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, सिटीजनशिप भी हम कवर कर चुके हैं। सिटीजनशिप का आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक। ये दोनों याद रखेंगे क्योंकि आपके पेपर में ये पूछे जा सकते हैं। पार्ट पूछा जा सकता है कि कौन से पार्ट के अंदर क्या आता है, और आर्टिकल पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के आर्टिकल से और कौन से नंबर के आर्टिकल तक आपका वो पर्टिकुलर चीज आती है। ठीक है, नाउ फिर हमने क्या कवर किया था? हमने कवर किया था पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर हमने क्या कवर किया है? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स देखे थे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35, जिसमें कि आर्टिकल 35 हमने नहीं देखा है क्योंकि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से आर्टिकल है? वो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 30, देन आर्टिकल 32। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने आर्टिकल 31, 33, 34, 35 कवर नहीं किया क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने सिर्फ ये आर्टिकल्स कवर किए हैं। ऑलराइट, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4 के अंदर आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, पार्ट 4 के अंदर आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51। ठीक है, ये भी साथ के साथ याद रखेंगे। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, ये अब आप टर्म देखिए, डायरेक्टिव्स का मतलब है डायरेक्शन दिए जा रहे हैं। ठीक है, किसको डायरेक्शन दी जा रही है? स्टेट पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिसी बनाती है उसको लेकर कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं कि आपको इनके ऊपर भी लॉज बनाने हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट ये लॉज बना रही है, दीज लॉज आर बेसिकली, ये जो आर्टिकल है 36 से 51, दीज आर नॉट जस्टिसेबल इन नेचर। यानी कि अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखिए, फंडामेंटल राइट्स का अगर आपका वॉयलेशन होता था तो मैंने क्या बताया था कि आप आर्टिकल 32 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 का यूज करते हुए हाई कोर्ट जा सकते हैं ताकि वो इन्फोर्स कराए जा सके। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। आप जाके नहीं कह सकते कि मेरे ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो इस आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जो चीजें मेंशन की गई है, ये इंप्लीमेंट नहीं की गवर्नमेंट ने, तो इसकी वजह से इन्होंने मेरा कोई भी अधिकार जो है उसका हनन किया है। तो आप जो है कोर्ट जाके उसको इंप्लीमेंट नहीं करा सकते। किस केस में करा सकते हैं? फंडामेंटल राइट के केस में करा सकते हैं बाय यूजिंग आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। ऑलराइट, याद रखेंगे। नाउ जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की तो वहां पे क्या आ जाएगा? दे आर जस्टिसेबल इन नेचर, यानी कि उसके लिए आपको न्याय मिल सकता है, जस्टिस मिल सकता है। ऑलराइट, तो आज वही सारे आर्टिकल्स देखने वाले हैं जो भी डीपीएसपी के अंदर आते हैं। अब अगर आप सीयूईटी 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़ जाइए। यूनिमॉन्क्स आपकी प्रिपरेशन कराता है बहुत अच्छे से। बस आपको 2 चीजें करनी है। आपको एक हमारे जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पे जाके यूनिमॉन्क्स की ऐप डाउनलोड करनी है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए। और साथ ही हमारा जो चैनल है यूट्यूब का, यूनिमॉन्क्स सीयूईटी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी सीयूईटी 2024 से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आने वाले हैं ताकि आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं हम आर्टिकल की। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल कौन सा आता है? आर्टिकल आता है 36 एंड 37। 36 एंड 37 क्या कहता है? ये बेसिकली जो प्रिंसिपल्स हैं उनको डिफाइन करता है कि इस पार्ट में। ठीक है, 36 जैसे मैंने आपको क्या बताया था, आर्टिकल 12 जो है ना आपका, आर्टिकल 12 क्या कहता है? स्टेट को बताता है कि स्टेट क्या होगा। वैसे ही आर्टिकल 36 सेम है, जो डेफिनेशन 12 में दी गई है सेम डेफिनेशन 36 में दी गई है। तो आपके लिए 36 और 37 तो इंपॉर्टेंट है नहीं, आप जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, तो इसको तो मैं बस आपको बता दे रहा हूं, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 38 की।
आर्टिकल 38 ये कहता है कि हमें जो सोशल ऑर्डर है और जो वेलफेयर ऑफ द पीपल है, हमें उसको क्या करना है, उसको सिक्योर करना है और प्रोटेक्ट करना है। क्या करना है, उसको सिक्योर करना है और प्रोटेक्ट करना है। आर्टिकल 38। अगेन मैं आपको सारे आर्टिकल्स बता रहा हूं, ठीक है, मैं एक भी स्किप नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो आर्टिकल पे ज्यादा स्ट्रेस डालूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, वो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको अगर आपके क्वेश्चन डीपीएसपी से बने हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 39। ये कहता है कि सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, यानी कि स्टेट के द्वारा कुछ पॉलिसीज फॉलो करनी है। अगेन ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, अगर क्वेश्चन आएगा तो वो इस आर्टिकल से आएगा, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 ये कहता है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की। आर्टिकल 40 इसको तो अच्छे से दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये आपके, ये समझ लो पेपर में मिल जाएगा आपको। नाउ इस आर्टिकल का यूज करते हुए हमने क्या काम किया है, इस आर्टिकल का यूज करते हुए, क्योंकि ये डायरेक्शन दे रहा है किसको, स्टेट को डायरेक्शन दे रहा है आर्टिकल 40 की हमें जो है पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन करना है ताकि वो सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम कर सके। तो इसके लिए हमने क्या काम किया, इसके लिए हमने किया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। याद रखेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके बाद हमने शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल, शेड्यूल 11, ठीक है, शेड्यूल 11 जो है हमारा वो इंसर्ट किया है, और साथ ही हमने क्या किया है, पार्ट 9, ठीक है, पार्ट 9 के अंदर जो आपको मिल जाएगा क्या, विलेज पंचायत, ठीक है, याद रखेंगे किसके अंदर मिलेगा, पार्ट 9 के अंदर आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत मिल जाएगा। इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये भी पढ़ना है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आपको शेड्यूल 11 भी पढ़ना है, पार्ट 9 भी पढ़ना है, और आपको ये भी पता होना चाहिए आर्टिकल 40। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट आता हमारा आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 ये कहता है हमारा राइट टू वर्क, ठीक है, क्या कहता है आर्टिकल 41, राइट टू वर्क, ठीक है, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं जो राइट टू वर्क है ना, राइट टू वर्क के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने सुना होगा मनरेगा स्कीम, ठीक है, मनरेगा स्कीम सुनी होगी, काफी बार आपने न्यूज में भी सुना होगा। तो ये जो स्कीम है ये किस आर्टिकल के अंदर बनी है, आर्टिकल 41 के अंदर, राइट टू वर्क। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन दे रहा है स्टेट को कि आपको इस तरीके की चीजें करनी है, ठीक है। अगेन आपके लिए नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 42, टू सिक्योर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। अभी अगेन आपको पता होगा कि आपको जो मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाता है, अगर कोई भी वुमेन, कोई भी महिला अगर जॉब कर रही है, वर्किंग है, तो अगर उसको मैटरनिटी लीव दी जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो क्या कंडीशंस है, आपको 6 महीने की, यानी कि 6 मंथ की लीव दी जाती है, और वो भी किसके अंदर आ गया, इस आर्टिकल के अंदर आ गया, आर्टिकल 42 के अंदर। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये डायरेक्शन दे रहा है स्टेट को, यानी कि स्टेट, जब भी मैं स्टेट कह रहा हूं ना, तो आप राज्य मत समझ लेना कि भाई उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं या महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। मैं स्टेट जब भी बोल रहा हूं, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या काम किया, गवर्नमेंट ने आपको मैटरनिटी लीव के लिए कानून बना दिया कि 6 मंथ की मैटरनिटी लीव दी जाएगी, किसके अंदर, आर्टिकल 42 का इस्तेमाल करते हुए। फिर आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 आ गया लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। लिविंग वेज, आपने पता होगा मिनिमम वेज का एक काफी बिल चल रहा है, अभी पार्लियामेंट में बिल चल रहा है, ठीक है। और बेसिकली एक ये चीज है कि आप जब भी कंपनी में जाते हैं ना, किसी भी कंपनी में एक मिनिमम वेज दिया जाता है, उससे नीचे नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं सिर्फ आपको, कि सपोज मान लो कि सरकार ने फिक्स कर दिया 15,000, तो आपको 15,000 से नीचे वो कंपनी पे नहीं कर सकती है, ठीक है, उतना आपको पे करना पड़ेगा। तो वो इसके अंदर आ गया आर्टिकल के अंदर। फिर ये जो आर्टिकल मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, देखिए ये आर्टिकल जो मैं बताने जा रहा हूं, आर्टिकल 44, ये काफी न्यूज में चलता रहता है, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में मिल जाएगा। 2 आर्टिकल हो गए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिल सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है एक आर्टिकल, ये दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, यानी कि जो हमारे अलग अलग कानून है, सिविल लॉज हैं, उनको कंबाइन करके हमें सिंगल कर देना चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 सीधा सीधा आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में मेंशन है या किस पार्ट में मेंशन है, ठीक है। पार्ट होगा तो पार्ट क्या हो जाएगा 4, आर्टिकल होगा तो 44,
याद रखेंगे। ऑलराइट, और अगर पूछ लिया, नाम दे के ही पूछ लिया, तो उसके अंदर आएगा किसके, डीपीएसपी के अंदर, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 कहता है प्रोविजंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है, बिलो द 6 ईयर्स की बात कर रहा है। अब इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, देखिए 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, नाम याद रखेंगे, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जिसके बाद क्या किया गया था, आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया था, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन को इंसर्ट किया गया था किसके अंदर, फंडामेंटल राइट्स के अंदर। ठीक, फिर डीपीएसपी के अंदर क्या किया गया था, 45 के अंदर अमेंडमेंट किया गया था। आर्टिकल 45 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था वो भी इस 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था। और जब मैं आगे पढ़ेंगे ना फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ड्यूटीज में भी, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आपको देखने को मिलेगा सेम इसी अमेंडमेंट एक्ट से, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, वहां पे भी एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे ही एक अमेंडमेंट देखने को मिलेगा। तो आप समझ लीजिए ये एक अकेला ऐसा अमेंडमेंट है जिसने डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज तीनों में एक साथ अमेंडमेंट किया था। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बताया ना, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट आता हमारा आर्टिकल 46। ठीक है, आर्टिकल 46 क्या कहता है, टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, स्पेशली द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। आपने काफी बार रिजर्वेशन भी सुना होगा। ठीक है, रिजर्वेशन मिलता है आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, या फिर आप एजुकेशन के लिए जाते हैं। ठीक है, एक रिजर्वेशन सुना होगा आपने ईडब्ल्यूएस का, एक सुना होगा आपने ओबीसी का, ठीक है, एससी एंड एसटी, ये 4 रिजर्वेशन आपने सुने होंगे। प्लस साथ ही आपने सुना होगा एक रिजर्वेशन स्पेशली होता है, फिजिकली जो हमारे डिसेबल होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये आर्टिकल प्रमोट कराता है ऐसे वीकर सेक्शंस के लिए, या फिर एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बेस पे, कि भाई उनको भी हमें प्रमोट करना है, ताकि ऐसा हम एक इक्वालिटी प्रोवाइड करा सके। आपको पता होगा कि आर्टिकल 14 जो है किसके अंदर, फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। जब राइट टू इक्वालिटी हम तभी दे पाएंगे किसी को भी जब हम इक्वली ट्रीट कर पाए, एक समान एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा पाए। ठीक है, तो यह आर्टिकल 46 बात करता है प्रमोशन ऑफ किसकी, वीकर सेक्शंस की। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या कहता है, इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड द प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। ठीक है, यह कहता है कि हमें पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करना है। कैसे करेंगे, बैन करके। क्या बैन करके, जैसे आपने सुना होगा दारू बैन हो जाती है, लिकर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, वो बैन करना, ड्रग्स बैन करना। अभी आपको पता होगा कि गुजरात के अंदर जो है अल्कोहल बैन है, आपको पता होगा बिहार के अंदर बैन है। ठीक है, और ड्रग्स काफी सारे ड्रग्स तो ऐसे हैं जो आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे आपको मिलेंगे ही नहीं जब तक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आपके पास ना हो, क्योंकि वो काफी ज्यादा क्या होते हैं, टॉक्सिकेटिंग होते हैं आपके लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न लाइंस। ठीक है, आपने काफी बार ऐसी स्कीम्स भी सुनी होगी जो बेसिकली किसके लिए बनाई गई है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा काफी बार ऐसी स्कीम आती है, एक वो आई थी ना स्कीम, तो इस स्कीम का नाम है किसान सम्मान निधि योजना। आपने सुना होगा काफी बार 6000 जो है आपको ट्रांसफर किया जाता है आफ्टर सम इंटरवल। ठीक है, 2-2 हजार करके आपके आते हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स में। तो ऐसी स्कीम्स बनाना। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 49 की, आर्टिकल 49 क्या कहता है, टू प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स कैसे, आपने एक ये सुना होगा कि हमारा जो ताजमहल है, ताजमहल पोल्यूशन की वजह से काफी उसकी जो है उसमें बहुत तेजी से खराब हो रहा है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी गाइडलाइंस इशू की है उसको लेकर। ठीक है, तो ऐसे मॉन्यूमेंट्स को हमें प्रोटेक्ट करना है जो हमारे लिए हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, ठीक है, ऐसे आपने काफी नाम सुने होंगे। तो ये हो गए आपके। नाउ नेक्स्ट, ये आपके 2 आर्टिकल बचते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये भी। आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है,
आर्टिकल 50 कहता है टू ब्रिंग अबाउट द सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ये आर्टिकल भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह आर्टिकल ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी दोनों अलग रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। ऑलराइट, अगर हम बात करें कि इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशियरी कहां पे मेंशन है, तो वो मेंशन है आर्टिकल 50 के अंदर। ऑलराइट, कि एग्जीक्यूटिव ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे जुडिशियरी के अंदर, दे शुड बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, नाउ आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है आर्टिकल 51। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए इस आर्टिकल में, इस टोटल डीपीएसपी के अंदर 5-6 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में मिल ही जाएंगे, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आर्टिकल 40, आर्टिकल 44। ठीक है, फिर आर्टिकल 50 है आपके लिए। ये 3 तो आर्टिकल आप रट के जाइएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगेन 51 भी आप याद कर सकते हैं। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। डीपीएसपी हम कवर कर चुके हैं, हम इससे पहले बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो जाके फटाफट सारी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि सीयूईटी का जो एग्जाम आने वाला है वो आपका इन्हीं वीडियो से आने वाला है, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। ऑलराइट, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, सभी डाउट्स आपके सॉल्व किए जाएंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।